गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम C42 क्लास है आपकी। आज की क्लास में हम एंट्रोपी का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से एंट्रोपी हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत सारे सब टॉपिक इसमें आते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था गिब्स फंक्शन के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी और वर्क फंक्शन भी। इन दोनों को ही कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में एक टॉपिक करवाया था, अगर आपको याद नहीं हो तो आप पेज पलट के देख सकते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, जिसमें लास्ट में जो इक्वेशन आई थी उसी से हम आगे अपना डेरिवेशन ये वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने बताया कैपिटल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, वर्क फंक्शन, या कह सकते हैं इसे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। तीनों एक ही के नाम हैं। सबसे पहले देखिए लास्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन आई थी जिसमें था ds ग्रेटर देन इक्वल टू था dq अपॉन dt के। इसी इक्वेशन से हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिस्टम कंसीडर करते हैं। कोई सिस्टम है, let there are following change in system at constant temperature। अच्छा, यहाँ पे ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए गिब्स फंक्शन जब हमने पढ़ा था तब वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही कांस्टेंट माना गया था और डेरिवेशन को उस तरह से हमने आगे लिखा था। ठीक है। इस वाले केस में डेरिवेशन काफ़ी हद तक सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना कि प्रेशर। प्रेशर वेरिएट कर रहा है, सिर्फ हम टेम्परेचर की ही बात करेंगे, यहाँ पे प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq अपॉन t। इससे मिल जाएगा हमें TDS ग्रेटर देन इक्वल टू dq। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन से आगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dq जो है वो इक्वल्स टू होता है dE प्लस dW के। That means heat absorbed by system is equals to change in internal energy of system plus work done by system by first law of thermodynamics। dq इक्वल्स टू होता है dE प्लस dW के। तो इस dq की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इसमें पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ dq इन इक्वेशन
1 नंबर की जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया और ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्लियर? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। इसके आगे मैं नेक्स्ट सॉल्व करूँगी। सबसे पहले आप इसको नोट करें, और डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो आपकी चल रही है इसमें और गिब्स फंक्शन में क्या अंतर है? यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, डेरिवेशन काफ़ी हद तक सेम है, बस प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से आपका पूरा डेरिवेशन लास्ट में जाके डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक हम सेम ही चल रहे हैं, आपने पिछली बार डेरिवेशन में देखा था यही वाला आपका स्टेप आया था, वहाँ पे हम अभी सेम है, लास्ट में डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वेशन लास्ट में अलग हो जाएगी। नेक्स्ट में जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। TDS जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है DE प्लस DW के। तो यहाँ पे देखिए TDS, यहाँ पर DE दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन जो है उसे एक तरफ ले जाएंगे, माइनस में DE हो गया, माइनस में ही DW हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट का पोर्शन मैं यहाँ से मिटा दूंगी। तो देखिए ये हमारे पास आ गई सेकंड नंबर की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जो TDS है इसके लिए हम एक और स्टेप यहाँ पर लेंगे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर TDS is equals to DTS। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये वाली जो स्टेप है उसमें हम ये रखेंगे। अब इस वाली को पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ TDS इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने क्यों रखी? देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से इसलिए लिखा जा सकता है, टेम्परेचर जो है वो मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट है,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसे अगर मैं आगे लिख देती हूँ तो ये वाला जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है T, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू है तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी पूरे की पूरी डेरिवेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी बन रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर मैं T की जगह 2, 3, 4 लिखती हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई वेरिएबल रख देती हूँ x, y, z तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसे ब्रैकेट के अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा d ब्रैकेट में Ts माइनस DE माइनस DW ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर W जो है उसे दूसरी साइड ले जाएं। अच्छा, यहाँ इस वाले डेरिवेशन में एक चेंज और आ रहा है, आपको नज़र भी आ गया होगा कि ये जो है DW लास्ट जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था गिव्स फंक्शन, उसमें मैंने माना था कि जो वर्क है वो 2 टाइप्स के हैं। देयर वॉज 2 टाइप्स ऑफ वर्क, वन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड अनदर इज अदर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, बट इन दिस इक्वेशन W स्टैंड्स फॉर टोटल वर्क। ठीक है, हम यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सा वर्क है कौन सा नहीं है, इसे DW से ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं DW को दूसरी साइड ले जाऊंगी और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी D ब्रैकेट में Ts माइनस DE ग्रेटर देन इक्वल टू DW। माइनस में साइन था, दूसरी साइड गया, पॉजिटिव में आ गया है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर D कॉमन ले लेंगे और D के साथ यहाँ पर एक साइन भी कॉमन आएगा, वो है माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस का साइन कॉमन लूँगी। माइनस का साइन कॉमन लेने पर जो Ts है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक माइनस का साइन तो मैं कॉमन ले ही रही हूँ, साथ में एक चीज़ यहाँ पर ये वाली जो स्टेप है इसमें से सबसे पहले आप माइनस का साइन जब कॉमन लें तो ई को आगे की तरफ कर दें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पहले लेती हूँ तो ये Ts माइनस में शो होगा। ठीक है, वो शो में नहीं करना। ठीक है, माइनस में मैंने यहाँ पे D ले लिया और ये हो गया इस तरह से। मैंने इसलिए किया कि अगर मैं इसको ऐसे कैसे निकालती माइनस में तब मुझे ये लिखना पड़ता इस तरह से, और मैं इसे ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखना चाहती हूँ। ठीक है, वैल्यूज तो दोनों सेम है, बस ये माइनस का साइन इस तरह से आता है तो वो थोड़ा ठीक नहीं है कि इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। तो यानी ये जो हमारे पास नया स्टेप बन के आया है E माइनस Ts, E माइनस Ts जो है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, और ये कहलाता है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले आप क्या करें कि ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट करें, लास्ट में आप इस वाले इक्वेशन पे आ जाए। ये वाली जो इक्वेशन है इससे आगे मैं आपको अभी नेक्स्ट बताती हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट करें।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इस वाली इक्वेशन में E माइनस टी एस जो है वो कैपिटल ए से डिनोट होता है और इसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ठीक है, इन दिस इक्वेशन E minus Ts is denoted by new term A, which is called Helmholtz function, work function, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ठीक है, तीनों ही नाम है, डेरिवेशन का भी तीनों ही नाम है, किसी भी तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, देखिए E क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी, तीनों ही स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी ETS जो इक्वल है A के, E इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी तीनों ही स्टेट फंक्शन है। इस वजह से जो A है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन वो भी एक स्टेट फंक्शन होगा। एज वी नो E, T, S are state function, so A Helmholtz energy function is also a state function which depends upon state of system, not on path of system। ठीक है, तो इसे भी नोट करें। नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आई है, उस लास्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन और आएगी, मैंने वैल्यू अभी पुट नहीं की है, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दें और ये वाली जो इक्वेशन है इसे आप नंबर दे दें 3rd, और इससे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें।
ठीक है, नेक्स्ट हम इस वाली जो थर्ड नंबर की इक्वेशन है उसे इंटीग्रेट करेंगे। बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड। इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल ए ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, लास्ट में से मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है उसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए इसे डिफाइन कर सकते हैं in isothermal process decrease in Helmholtz energy is greater than equal to work done by system। यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों है? आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लग रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू किस लिए बोला गया? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बना हुआ है। वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब जो चीज़ आपको सामने दिख रही है उसे ही अपनी लैंग्वेज में आपने लिखा है। इट इज क्लियर दैट इन isothermal system decrease in Helmholtz energy is greater than and equal to work done by system। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई है, और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है वही सामने शो हो रही है। आइसोथर्मल सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहली चीज़। डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बिकॉज देयर इज माइनस साइन। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज मेंशन। वर्क डन बाय सिस्टम W। ठीक है, जो चीज़ सामने शो हो रही है उसे ही हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। इक्वेशन 4 को ही डिफाइन किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए अगेन दो कंडीशन बनती है, या तो साइन हो ग्रेटर देन का या फिर इक्वल टू का। तो दोनों ही केसेस में जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो डिफरेंट हो जाएंगे। उनके बारे में आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन देयर आर, या मैं इसको मिटा ही देती हूँ यहाँ से।
then system is in spontaneity. Second, if minus del A equals to W, then system is in equilibrium. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. दो टाइप्स की यहाँ पे सिचुएशन हो गई. जब ग्रेटर देन का साइन आएगा तो स्पॉन्टिनिटी में है, और जब इक्वल टू का साइन आएगा, माइनस है यहाँ पर, है ना, जब इक्वल टू का साइन आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. तो इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सिमम वर्क इज डन एंड देयर इज डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी. In this transformation of system, maximum work is done. In this transformation of system, maximum work is done and there is decrease in Helmholtz एनर्जी. डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इस रीज़न से मैंने यहाँ पे डिक्रीज बोला है. तो इसे आप नोट करें. ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का. ठीक है.